नमस्कार। इस अध्याय में हम वियना कांग्रेस, मेटरनिख, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था और फ्रांस की क्रांति 1830 एवं 48 तथा रूढ़िवादिता के युग या एज ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रतिक्रियावादी युग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वियना कांग्रेस से। 1789 में फ्रांस में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति होती है। इस क्रांति के बाद धीरे धीरे फ्रांस में एक प्रमुख शख्सियत उभर कर आती है जिसे हम नेपोलियन के नाम से जानते हैं। नेपोलियन अत्यधिक महत्वाकांक्षी, सैन्य रूप से कुशल, महत्वपूर्ण प्रशासनिक कौशल से युक्त शासक है और अपनी महत्वाकांक्षा में जैसे ही वह शासक बनता है तो शासक बनने के बाद वह अपने आसपास के तमाम राष्ट्रों में विजय करता हुआ बढ़ता चला जाता है। वह विभिन्न युद्ध करता है और इन युद्धों में से अधिकांश में सफल रहता है। अब नेपोलियन जैसे-जैसे शक्तिशाली हो रहा है या फ्रांस जैसे-जैसे नेपोलियन के नेतृत्व में शक्तिशाली होता जा रहा है, अंततः उसके सम्मुख जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी वो एक अलायंस बनाती हैं, एक गठबंधन बनाती है, जिस गठबंधन को हम लोग मित्र राष्ट्र के तौर पर जानते हैं। इस गठबंधन में ऑस्ट्रिया, रशिया, इंग्लैंड, प्रशा जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल होते हैं। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से अंततः वह 1814 में नेपोलियन को पराजित करने में कामयाब रहते हैं। 1814 में नेपोलियन पराजित हो रहा है और नेपोलियन एक किस्म से मित्र राष्ट्रों से संधि कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर लेता है डिफीट। और मित्र राष्ट्रों से संधि करने के बाद उसे अल्बा में भेज दिया जाता है, एक छोटे से द्वीप में भेज दिया जाता है और अभी तक उसे बंदी नहीं बनाया गया है, बल्कि छोटे से द्वीप पर शासन करने के लिए भेज दिया गया है। परंतु नेपोलियन मानता नहीं है। फाउंटेन ब्लू के इस युद्ध के बाद तुरंत बाद नेपोलियन वहां से भाग निकलने में सफल होता है और दोबारा से फ्रांस में एंट्री करता है और पुनर्गठित करके कोशिश करता है कि एक और बार कोशिश करूं कि मैं मित्र राष्ट्रों से संघर्ष करूं और इनको हरा दूं, पर इस बार भी वह नाकामयाब रहता है। जून 1815 में उसको पराजित कर देने के साथ एक छोटे से द्वीप में भेज दिया जाता है और वहीं अगले 6-7 साल तक वो जीवित रहता है। 1822 तक लगभग वो जीवित रहता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। मगर दूसरी ओर ये कि नेपोलियन के उदय के साथ साथ उसके द्वारा किए गए विभिन्न युद्धों के साथ साथ यूरोप में जो उथल पुथल हुई थी या जो अराजक स्थिति बन गई थी या जो सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था, तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाए, इन्हीं बातों को लेकर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सम्मेलन को इंग्लिश में कांग्रेस बोला जाता है, गैदरिंग को। तो क्योंकि वियना में ये कांग्रेस आयोजित किया गई, सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इसी कारण से इसे हम वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है मेटरनिख इस समय बेहद शक्तिशाली भूमिका में है। यूरोप में इस समय मेटरनिख इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि 1815 से लेकर 1848 तक का 1848 तक का जो पीरियड है उसे कई बार मेटरनिख युग के नाम से भी जाना जाता है। तो वियना कांग्रेस का प्रारंभ सितंबर 1814 में हुआ और इसमें विभिन्न बातों पर चर्चा होते होते अंतिम निर्णय 18 जून 1815 को ले लिए गए और 18 जून 1815 के बाद इसमें जो बातें थी उनको अमल में लाने का यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों ने या विजयी राष्ट्रों ने प्रयत्न किया। वियना कांग्रेस जो सम्मेलन कराया गया था, इसमें यह बहुत बड़ा सम्मेलन था। इससे पहले अभी तक यूरोप में कोई भी इतना बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 90 बड़े महाराजा एवं छोटे 63 राजा लगभग या उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि वियना कांग्रेस आयोजित तो की जा रही है, पर इसके सामने जो प्रमुख मुद्दे हैं या जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या थे। बिंदुवार मैंने बताने की कोशिश की है।
सबसे पहली चुनौती थी शांति की स्थापना। लगातार हो रहे संघर्ष के बाद 1789 में जो क्रांति हुई, उसके बाद जो जिस तरीके की परिस्थितियां यूरोप में बन गई थी और नेपोलियन लगातार युद्ध किए जा रहा था, तो जनमानस परेशान हो गया था और वो स्थायी तौर पर शांति चाहता था। तो शांति कैसे स्थापित हो, ये एक बड़ी चुनौती थी। नेपोलियन से जो शासक पराजित हुए हैं, या नेपोलियन के सहयोग में जिन शासकों को पराजित कर दिया गया है, उन पराजित शासकों के प्रति क्या नीति अपनाई जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। एक और बिंदु है यूरोप का पुनर्निर्माण। अब नेपोलियन ने इतने युद्ध लड़े या उतने लोगों को हराकर जो वो महाशक्ति धीरे धीरे बनता जा रहा था, तो जो राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तन हुआ, मानचित्र में जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को दोबारा से रीसेटल कैसे किया जाए, यूरोप का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। एक और चैलेंज था फ्रांस की शक्ति पर अंकुश लगाना। फ्रांस अपनी विजयों से 1789 के बाद की परिस्थितियों में लगातार ताकतवर होकर उभर रहा था, और फ्रांस का ताकतवर होना किसी अन्य राष्ट्र की नज़र में एक तरह से असुरक्षा थी उसके प्रति, या किसी भी देश के प्रति, क्योंकि अगर वो एक एक देश बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, तो वो किसी और दूसरे देश के लिए खतरा हो सकता है। अगर साम्राज्यवादिता की चर्चा हम की दृष्टि से हम देखेंगे, तो फ्रांस की ताकत कैसे रोकी जाए, ये एक बड़ी चुनौती थी। एक और चुनौती थी क्रांति के दौर में चर्च के बड़े बड़े भूखंड, चर्च की बड़ी बड़ी संपत्तियों को जो छीन लिया गया क्रांतिकारियों द्वारा या सरकार द्वारा, जो उनको बांट दिया गया था कॉमन मैन्स को, सामान्य आम आदमी को, इस चर्च की समस्या का सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा, तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी। तो इन सारी महत्वपूर्ण चुनौतियों के बीच में आयोजन होता है वियना कांग्रेस का, और आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से वियना कांग्रेस का आयोजन होता है और वो अपनी जो प्लानिंग से अपनी जो योजना है उसे अमल में लाती है। यह सम्मेलन यूरोप के इतिहास में अभी तक हुआ सबसे बड़ा सम्मेलन था। इतने ज़्यादा शासक और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें भाग लिया था, मगर डिसाइडिंग फैक्टर्स या सम्मेलन की सारी प्रमुख बातें तय करने वाले जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में मैंने सामने एक स्लाइड में आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि, ऑस्ट्रिया के चांसलर या प्रधानमंत्री मेटरनिक को। मेटरनिक असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी है, बहुत योग्य डिप्लोमेट है, और ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस प्रथम का फेवरेट भी एक किस्म से, एक तरीके से। तो मेटरनिक की एक खास बात है कि वो पहले से चली आ रही राजतंत्रीय व्यवस्था या पुरातन व्यवस्था का घोर पक्षधर था और क्रांति के सिद्धांतों का विरोधी था। 1789 में जो क्रांति हुई, वो एक तरीके से राजतंत्रीय व्यवस्था के लिए चुनौती थी, या पहले से जो जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी। इसीलिए इसको प्रतिक्रियावादी युग भी कहा गया है, क्योंकि यह पहले तो राजा के विरुद्ध में क्रांति करने वाले लोगों का रिएक्शंस थे, एक्शन थे, और उन जो क्रांतिकारी थे उन लोगों के विरोध में जो प्रतिक्रिया थी, उसी को प्रतिक्रियावाद बोला जाता है। तो ये सारे जो लोग देख रहे हैं आप, एक किस्म से राजतंत्री व्यवस्था के पक्षधर हैं या प्रतिक्रियावाद के समर्थक हैं। तो मेटरनिक, मैंने आपको बताया कि पुरानी परंपरागत व्यवस्था जो चली आ रही थी उसका पक्षधर है और क्रांति के साथ सिद्धांतों का विरोधी था। दूसरा देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसलरे है। आप इंग्लैंड के फ्लैग के साथ देख रहे हैं कैसलरे की एक इमेज मैंने पोस्ट की है। अब कैसलरे जो है उसकी अपनी इंटेंशंस हैं यहाँ पर आने की, उसके अपने इरादे हैं। वो चाहता है कि इस सम्मेलन से उसे कुछ ऐसा प्राप्त हो जो इंग्लैंड की पॉलिटिकल बेनिफिट्स में काम आए या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स में काम आए। औद्योगिक क्रांति के बाद का इंग्लैंड जो है वो लगातार अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप देखते हैं कि इस समय भारत भी एक उपनिवेश है। भारत जैसे विभिन्न उपनिवेश इंग्लैंड के पास इस समय है। तो कैसलरे की यही कोशिश है। जो रशिया का रिप्रेजेंटेटिव है वो जार अलेक्जेंडर प्रथम है।
बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिप्लोमेट नहीं है, बहुत ज़्यादा योग्य भी नहीं कहा जा सकता इसे, परंतु क्योंकि वो पावरफुल है, शक्तिशाली है, इस वजह से महत्वपूर्ण था कि उसे भी इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका में रखा जाए। एक और कंट्री है प्रशा। प्रशा यानी कि जर्मनी का ही एक देश। हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में जर्मनी के एकीकरण में भी प्रशा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो प्रशा का जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो है हार्डनबर्ग, जो राष्ट्रवाद का और मिलिट्रिज्म, बड़ी संख्या रखने का बहुत जबरदस्त पक्षधर था वैचारिक रूप से। अगला एक और रिप्रेजेंटेटिव है फ्रांस का, टैलेरॉन। टैलेरॉन करके भी लिखा हुआ है इसके बारे में, हिंदी में टैलेरॉन करके हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो ये जो टैलेरॉ है, वैसे तो फ्रांस पराजित देश है, पर फिर भी टैलेरॉ को उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कंसिडर किया गया है, फ्रांस के प्रतिनिधि के तौर पर कंसिडर किया गया है। वो टैलेरॉ की अपनी समझबूझ थी, उसकी अपनी योग्यता थी, और यही टैलेरॉ जो है वियना कांग्रेस के एक प्रमुख योजना, वैधता के सिद्धांत का जन्मदाता भी है, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। अब यहाँ जो देश महत्वपूर्ण भूमिका में है, सबके अपने अपने एजेंडाज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ यहाँ पर बैठ रहा है। सबके अपने अपने इंटेंशन हैं, सबके अपने अपने इरादे हैं। इन इरादों के साथ वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया। अब वो कितनी सफल हो गई, ये होगी या हुई, ये आगे अध्ययन का विषय है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप एक स्लाइड में चित्र देख रहे हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का। बहुत सुंदर और प्राचीन शहर है वियना। तो कुछ इस किस्म का वियना दिखाई देता है, हालांकि यह चित्र मैंने इंटरनेट से ही लिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर, जो प्रतिनिधि अलग अलग देशों के सम्मिलित हो रहे हैं, उनके क्या क्या इरादे हैं और वो किस तरीके से वियना कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। एक सामने एक काल्पनिक चित्रण आप देख रहे हैं, एक पेंटिंग है। ये वियना कांग्रेस के संदर्भ में इस पेंटिंग को देखा जाता है। आप देख रहे हैं कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बाकी बहुत बड़े हॉल में काफी सारे लोग सम्मिलित हैं, जो कुछ टेबल पे रखे हुए कुछ लेटर्स हैं जिस पे ड्राफ्टिंग चल रही है, या उस पे इरादा है इन लोगों का कि क्या क्या कार्य किस तरीके से होंगे। तो वियना कांग्रेस की एक खास बात है, अगर हम इसकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे, तो वियना कांग्रेस में कार्य करने की या चीजों को तय करने की कोई ठोस या निश्चित कार्यप्रणाली नहीं थी। चार महत्वपूर्ण देश मैंने आपको बताया, इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशा, अपने जो उनके मोटिव्स हैं, उनके जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को अपनी इच्छा के मुताबिक चलाना चाहते थे। लेकिन जो टैलेरॉ था इस सम्मेलन में शामिल, उसने उसको चैलेंज किया। उसने बोला कि ये ऐसे में हम नहीं करने देंगे आपको, इस ये कार्य पद्धति से आप कार्य नहीं कर पाओगे। तो मजबूर होकर उन्हें 8 राज्यों की शुरुआती दौर में एक समिति बनानी पड़ी, जिसमें से इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशा, फ्रांस, इसके बारे में मैं चर्चा आप लोगों से पहले कर चुका हूं, और स्पेन, पुर्तगाल और स्वीडन को भी इसमें ले लिया जाता है 8 राज्यों की एक समिति के तौर पर। विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ उप समितियों की भी वो की गई, उप समितियों की भी घोषणा की गई। पर कुछ समय बीत जाने के बाद अंततः कांग्रेस में सिर्फ 4 बड़े राज्यों का प्रभुत्व बना रहा, जिसकी मैंने पीछे आपसे चर्चा की है। और यही जो 4-5 जो देश हैं, यही लगभग लगभग सारे के सारे निर्णय करते हैं। अच्छा, इसकी कार्यप्रणाली की जहां तक बातचीत है, तो यहाँ पर क्या था कि किसी भी विषय पर निर्णय लेने का कोई ठोस, कोई तरीका, निश्चित तरीका नहीं था। न तो कोई प्रस्ताव रखा जाता था, न प्रस्ताव पर चर्चा होती थी, उसे उस पे कोई विचार विमर्श नहीं होता था, कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती थी। बस जो प्रपोजल में आया, अगर किसी ने मजाक में भी कोई बात कह दी कि ऐसा होना चाहिए करके, खाना
खाते हुए या टेबल्स पे, डिनर डाइनिंग टेबल पे, लंच की टेबल पे, तो अगर अच्छी लगी तो उसे एक्सेप्ट कर लिया गया जाता था, मान लिया जाता था। और कई बार अगर कोई महत्वपूर्ण बात की भी चर्चा करेगा, अगर वो पसंद नहीं आई तो उस बात को विजन के तौर पर, आने वाली दृष्टि के तौर पर नहीं देखा जाता था और डिसाइड कर लिया जाता था। तो यहाँ तक लेखकों ने लिखा है इसमें कि जो म्यूजिक पार्टीज होती थी या रात को डांस की पार्टीज होती थी, वहां पर भी बहुत सारी मुद्दों पर तय कर लिया जाता था कि अगर ऐसा किसी ने प्रपोजल रखा तो हाँ बस ये ठीक लग रहा है, इसे हम मान लेंगे करके वियना कांग्रेस में। तो ये वियना कांग्रेस की कार्यप्रणाली थी कि कोई बहुत ज्यादा ठोस कार्यप्रणाली ही नहीं थी। ठोस कार्यप्रणाली का अभाव के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। स्वेच्छाचारिता यानी कि जिसका जो जैसा मन आएगा वो उस तरीके का प्रपोजल रख देगा और उसको मान लिया जाता था कई बार। अच्छा, संगठन किस तरीके से बनाएगा, हायरार्की किस तरीके की होगी, इस बात को लेकर भी कुछ तय नहीं किया गया कि किसकी अध्यक्षता होगी या कौन किसके निर्णय किस तरीके से लिए जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं तय किया गया। और आगे आप देख रहे हैं इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशा में का इन सभी देशों का वर्चस्व था। तो वियना कांग्रेस में फाइनली जो बातचीत निकली वो इस आधार पर तय की गई। वियना कांग्रेस के 3 प्रमुख सिद्धांत थे। एक, न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी, जिसकी मैंने आपसे अभी चर्चा की है कि टैलेरों, फ्रांस का टैलेरों इसका एक ही जन्मदाता था। और इसके आधार पर यह तय किया जाना था कि क्रांति से पहले या नेपोलियन के द्वारा युद्ध लड़े जाने से पहले जो जो शासक पहले से शासन कर रहे थे, जिन्हें हरा दिया गया था या उनके गद्दी से हटा दिया गया था, पदों से हटा दिया गया था, तो उनको वैध मानते हुए या उन्हीं को न्यायोचित मानते हुए उन शासकों को दोबारा से गद्दी पर बैठाया जाए। यानी कि जो क्रांति के दौर में अपदस्थ कर दिए गए थे। तो न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी या वैधता का सिद्धांत का अभिप्राय यही था। और इसी सिद्धांत के तहत फ्रांस में दोबारा से बोर्बों वंश के शासक को दोबारा गद्दी दे दी गई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1789 में फ्रांस की क्रांति में लुई 16 को गद्दी से हटा दिया जाता है, तो दोबारा से बोर्बों वंश का शासक बना दिया जाता है। पुरस्कार और दंड का सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध में जिन राष्ट्रों ने नेपोलियन का साथ दिया था, तो उन्हें दंडित किया जाए या हारे हुए पक्ष को दंडित किया जाए और उन्हें युद्ध के लिए जिम्मेदार मानते हुए उनसे आर्थिक तौर पर या उनके राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तन करके उन्हें पनिशमेंट दिया जाए। और जो विजयी राष्ट्र रहे हैं, जो जीते हुए कंट्रीज हैं, जीते हुए पक्ष को पुरस्कृत किया जाए। यानी कि हारे हुए देशों के ऊपर जुर्माना लगाकर या उनकी राजनीतिक सीमाओं से घटाकर और विजयी देशों को या विजयी पक्ष को दे दी जाए। जो तीसरा सिद्धांत था वो था शक्ति संतुलन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। यानी कि किसी भी एक देश को इतना ताकतवर न बनने दिया जाए कि वो किसी अन्य देश के लिए खतरा बन जाए, जैसा कि फ्रांस के साथ हुआ था। और इस मामले में सर्वाधिक नुकसान फ्रांस को ही हुआ। फ्रांस के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया। तो बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत जो है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत का अभिप्राय यही। तो धन्यवाद। वियना कांग्रेस के इस अध्याय में या इस व्याख्यान में वियना कांग्रेस के 3 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में यहाँ तक हमने चर्चा की और इसके बारे में मेटरनिक और वियना कांग्रेस में लिए गए विभिन्न निर्णयों के बारे में अगली वीडियो स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।